हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, बायोलॉजी का ये केमिकल कंट्रोल सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं, जो कि पढ़ता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, और ये लेक्चर नंबर 8 होगा। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को समझ सके। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखने वाले हैं एंडोक्राइन। क्या क्या देखेंगे यहाँ पर मैंने आप लोग के मतलब स्लाइड पे बना कर रखा है कि आज हम क्या क्या देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ना बच्चा, ये देखेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल कंट्रोल। फिर बाद में ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड फेरोमोन्स के बारे में भी देखने वाले हम लोग। फिर इसमें से हमको सीखना मोस्टली है एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये देखेंगे। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखेंगे बच्चा। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फिर मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी देखनी है बच्चों अपने को। उसके बाद में देखो, अब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी आती है? सबसे पहली तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस, जो किसको कंट्रोल करेगी? अपने पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर निकलेंगे कुछ हार्मोन्स, जो कि है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। मतलब पिट्यूटरी के भी अपने अपने दो आप मींस बोलेंगे ना, अपने दो लोब्स होते हैं उसके। तो वो देखने के बाद में हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड्स को देखेंगे और ये चैप्टर को हम लोग डन करेंगे। ठीक है, सभी के डिसऑर्डर्स होंगे, हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, इसमें सब अच्छे से होगा। और याद रखना, ये किसके लिए कर चल रहा है बच्चों? आरंभ बैच। क्या? आरंभ, आरंभ 2.0 है ना, आरंभ 2.0 या फिर 2.0, इसके लिए ये काम चल रहा है बच्चों, है ना। तो अब देखेंगे, बिना देरी करे हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। बड़े हमारे आवल मामा भी बोल रहे हैं कि भाई चलो चलो जल्दी करो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में देखो, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। ऑटोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। एक मिनट, पेन ले लेते थोड़ी सी, नहीं हाइलाइटर ले लेते, हाइलाइटर अच्छी लगती है। ये ऐसे सेल्स होंगे जो क्या करेंगे? अपना सिक्रीशन अपने आप ही है, मतलब ये ऐसे सेल्स होंगे जो अपने आप स्टिमुलेट हो जाएंगे कुछ तो भी सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, ये देखो बच्चों, मोस्टली डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में भी एकदम बेस्ट वाली दी है, लेकिन हमने भी कोशिश की है कि उसको और थोड़ा सा मतलब बोलते ना, थोड़ा उसको इजी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद पैराक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? सेल्स रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट नेबरिंग सेल। मतलब यहां से सेल क्या सिक्रीट करता है? कुछ तो, और फिर वो पास मौजूद सेल को स्टिम्युलेट कर देता है। फिर बाद में आता है फेरोमोन्स। ऑर्गन्स रिलीज ए सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली एंट्स को या हनी बीज को आपने देखा होगा, वो कुछ तो केमिकल रिलीज करती है। आपने देखा है ना, एंड्स होती है बच्चों, एक में के ऐसे पीछे 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 पीछे, है ना। तो आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे, है ना। तो ये जो कैसे पता चलता है एक लाइन में? इतने डिसिप्लिन तो इंसानों की लाइन भी नहीं होती है ना। जब हम लोग लाइन में चलते हैं तो हमारी डिसिप्लिन मतलब कुछ भी नहीं होती है इतनी, लेकिन इनकी डिसिप्लिन इतनी ज्यादा होती है कि मतलब बराबर उसी लाइन को फॉलो करते करते ही जाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि इस लाइन पे हमको चलना है ना। हाउ डू एंड्स नो वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन पर्टिकुलरली? बिकॉज जो पहले मौजूद जाने वाले, मतलब जो पहले एंट मौजूद होती है वहां पे, तो उस पर एक वो ट्रेल छोड़ते रहती है, जिसको हम फेरोमोन्स बोलते हैं बच्चों। ट्रेल छोड़ते रहती है मतलब सिंपल एक केमिकल रिलीज करते चलती है अपने बैक पोर्शन से। ठीक है, अब पीछे वाली एंट, उसके एंटीना होते हैं ऐसे ऐसे एकदम, है ना। उसके क्या होते हैं? एंटीना। वो एंटीना उसको परसीव करते हैं ऐसे, और बराबर वो क्या कर सकते हैं? आराम से फॉलो कर सकते हैं पाथ को। तो ये सीन होता है बच्चों वहां पे। समझ रहा है ना? फेरोमोन्स का काम क्या है? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिम्युलेट करते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ये केमिकल्स बनाए रहते हैं। ठीक है, और फेरोमोन रिलीज करने वाले भी ग्लैंड्स होती है उन ऑर्गेनिजम्स में। फिर बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेल्स रिलीज ए सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट डिस्टेंट सेल। मतलब यहां पर कुछ तो रिलीज हो रहा है मेरे पैर के सेल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए, है ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है? सिंपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है बच्चा? ये होती है ग्लैंड्स विदाउट डक्ट। क्या? ग्लैंड्स
विदाउट डक्ट। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? ये ग्लैंड्स विदाउट डक्ट। फिर उसके बाद आप लोग को इसमें याद रखना है रिलीजेस इट्स सिक्रीशन। देखो मैं पेन की कलर बदल देता हूं यहाँ पे। ओ सॉरी, क्या करता है ये? रिलीजेस its secretion direct into the ब्लड स्ट्रीम। कहाँ रिलीज करते हैं बच्चों? ब्लड स्ट्रीम में ये अपना सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं ताकि इनका इफेक्ट किसी टारगेट ऑर्गन पर दिख सके, है ना, डिस्टेंट ऑर्गन पर या फिर कोई डिस्टेंट सेल पे मौजूद इनका क्या दिख सके, इनका इफेक्ट दिख सके। ठीक है, ये याद रखना है। फेरोमोन्स क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल्स रिलीजेस बाय सर्टेन ऑर्गेनिजम्स टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर ऑटोक्राइन ये अपने आप अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती है। पैराक्राइन सेल्स रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल्स। ये आप लोग को छोटी छोटी चीजें याद रखनी है बच्चों, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये क्या आ गया बीच में? अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले कुछ एंडोक्राइन सिस्टम की हम फंक्शंस देख लेते हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम का एक्चुअल में बॉडी में क्या काम है ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम ये कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटीज को बाय मींस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर हॉर्मोन्स? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, या फिर हम लोग लिख कर भी दे सकते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स, है ना। व्हाट आर हॉर्मोन्स ही यहाँ लिख देते हैं हम, चलो ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर ये हॉर्मोन्स तो क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं बच्चों? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स, है ना, विच आर रिलीज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये याद रखना, विच आर released in small quantities। है ना, जो बहुत ही कम क्वांटिटीज में रिलीज होती है लेकिन जो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी बच्चों, यही होते हैं हॉर्मोन्स। ओके, जो बहुत बड़ा बॉडी में चेंज लेके आएगी, यही होते हैं हॉर्मोन्स। अब हाउ हॉर्मोन्स आर कैरिड बाय द बॉडी? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, है ना। कहाँ पोर किए जाते बच्चों? ये हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हाउ मच क्वांटिटी? वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में। ऐसा है क्या 2-3 किलो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? नहीं, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये अच्छे से बच्चों याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें तो ज्यादा अच्छा। अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या देखते हैं अभी? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये एक्चुअली हार्मोन एक्ट कैसे करता है, मींस कैसे ये बॉडी के अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आता है ना। तो ये देखना जरूरी है हमको कि हार्मोन एक्ट कैसे करता है हमारे बॉडी में। तो मैकेनिज्म में देख लो बच्चों, एक चीज याद रखना कि हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जस्ट अभी हुआ। उसके बाद याद रखो हॉर्मोन्स टारगेट स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। कैसे? टारगेट स्पेसिफिक, मतलब जिस पर निशाना साधा है उसी के ऊपर जाके हमारा तीर लगेगा। ये याद रखना मेरे बच्चा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिसके ऊपर हार्मोन जिस ऑर्गन के लिए निकल रहा है उसी ऑर्गन को क्या करने वाला है? हार्मोन एक्ट करने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हमारी पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किया, तो ग्रोथ हार्मोन कहीं पर भी नहीं जाते हुए मेरे लॉन्ग बोन्स की साइज को ही बढ़ाएगा, उसके अतिरिक्त इसका कोई भी काम नहीं होगा। भले वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो अपने टारगेट तक ही पहुंचेगा। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो हार्मोन देखो, ये स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग, मतलब किसके साथ बाइंड होता है? हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, अब जैसे हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होगा, अब देखो
दो टाइप के इसके मैकेनिज्म होंगे, फिर उस वजह से ही दो टाइप के मैकेनिज्म्स होंगे। एक तो ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाए, या फिर ये इंट्रासेल्यूलर जाके अपना इफेक्ट दिखाए, है ना। तो इसी बेसिस पे हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं, है ना। हॉर्मोन्स कितने टाइप के होंगे बच्चों? दो टाइप के। एक जो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल मतलब ये लिपिड की लेयर आराम से पार करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स जो है ये किसके साथ जा सकते हैं? जाके सीधा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। एज हार्मोन्स कंबाइंस विद रिसेप्टर्स अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो मतलब क्या? सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ये हमारा सेल है मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सेल है, मान लेते हैं ये सेल हमारा कुछ ऐसा सेल है, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसके पास क्या है? एक रिसेप्टर है बच्चों, ये देखो दिख रहा है ना, ये है ना, इसके पास एक रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर पे आके जब हार्मोन ऐसे बैठेगा, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये हार्मोन है हमारा, ठीक है। तो रिसेप्टर पे जैसे ये हार्मोन बैठेगा तो वैसे ही क्या होगा बच्चों? ये रोबोट हमारा सेल क्या हो जाएगा? ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा, है कि नहीं? एक्टिवेट हो जाएगा और इसके अंदर क्या होगा? सीरीज ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आगे अपने को देखना ही है बच्चों, ठीक है। अब देखो दो टाइप के हार्मोन एक्शंस है, ये मतलब आप लोग को इसमें नहीं दिखेगा, मैं वैसे लिखा कर दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, क्या बोल रहा हूं मैं? थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। पहला वाला क्या है बच्चों? थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर में क्या होगा? देखो हार्मोन आया, रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुआ, रिसेप्टर के साथ जैसे ये कंबाइन हुआ यहाँ पे एक रिस्पांस जनरेट हुआ बच्चों, ठीक है। और इसी वजह से एक सेकेंडरी मैसेंजर आया। अब सेकेंडरी मैसेंजर में क्या आता है? एक तो साइक्लिक एएमपी, ठीक है। क्या होता है सेकेंडरी मैसेंजर? दूसरे कौन से? साइक्लिक एएमपी। उसके बाद में आता है हमारा एक और कैल्शियम आयोन्स, है ना। और उसके बाद एक और आता है आयोनीसिटॉल होता है बच्चों। क्या? आयोनीसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो आयोनीसिटॉल है वो एक मैसेंजर है। तो यह आप लोग को अच्छे से याद रहना चाहिए बच्चों कि कौन से है? आयोनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, है ना। उसके बाद साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर्स है बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है? हार्मोन, ये हमारा कौन सा? फर्स्ट मैसेंजर होता है हार्मोन, है ना। फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है? फर्स्ट मैसेंजर होता है हमारा हार्मोन, ओके। उसके बाद ये फर्स्ट मैसेंजर किसको मैसेज देता है? सेकंड मैसेंजर को, है ना। सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर कौन हो सकते? ये दोनों, ठीक है। या उसमें एक और ऐड कर देता मैं, आयोनो इनोसिटॉल भी बोल सकते हो, ट्राई, ये ओ कट कर देते, एक्स्ट्रा आ गया, ट्राई फॉस्फेट, है ना। अब ये क्या करेंगे? जैसे ये सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट होंगे वैसे यहाँ पे बायोकेमिकल रिस्पांस जनरेट होगा, और बायोकेमिकल रिस्पांस के वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है ना, मतलब वो एक रेस चलती है ना, हम लोग भाग रहे हैं, फिर बैलेट दूसरे के हाथ में देते हैं, ऐसे भागते हैं, रिले रेस बोलते हैं, देखो उसको रिले रेस कहा जाता है। तो एक क्या करता है? मैसेज अपना किसको दे रहा है? दूसरे को दे रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है? तीसरे को दे रहा है। और फिर ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद में एक विनर डिसाइड होगा। तो मतलब ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो बच्चों, थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, है ना। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर में ज्यादा तामझाम नहीं होगा, हार्मोन ही अपना अपना जाएगा सीधा सेल के पार, डीएनए को बोलेगा ए मामू जो बोल रहे है वो अच्छे से कर ले। तो डीएनए हमारा क्या करेगा? बराबर डीएनए क्या करेगा? देखो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी बनेगा, फिर वो उसके वजह से एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के पार आया, फिर जीनोम के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, हमारा डीएनए एमआरएनए जैसे हार्मोन ने सिग्नल दिया उस हिसाब से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहले वाले में क्या हो रहा है? हार्मोन पहले रिसेप्टर को बाइंड हो रहा है, फिर रिसेप्टर से सिग्नल जा रहा है सेकेंडरी मैसेंजर पे, जैसे साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट।
जैसे सेकेंडरी मैसेंजर्स पर, फिर बाद में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिख रहा है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिख रहा है। यहाँ पे हार्मोन ही जा रहा है, कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं, हार्मोन सीधा डीएनए के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, डीएनए एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये दो टाइप के हार्मोन के मैसेंजर है बच्चों, सॉरी दो टाइप के हार्मोन के एक्शन है बच्चों, ठीक है। अरे ये हमने बनाई है ये डायग्राम, लेकिन इसका अपने को आगे काम पड़ने वाला है, मैंने मेरे हाथों से बनाई, इन प्यारे हाथों से, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन लिखते हैं पहले तो, है ना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो सबसे पहला वाला क्या था बच्चों हमारा, थ्रू सरफेस रिसेप्टर्स, है ना। थ्रू सरफेस रिसेप्टर में क्या होगा, सिंपल, हमारा जो हार्मोन है ना, हमारा प्यारा हार्मोन, ये क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ऐसा कोई शॉर्ट नोट लिखा के नहीं दे रहा हूँ मैं, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको। हार्मोन, हार्मोन किसके साथ कंबाइन होगा, हार्मोन विल गेट कंबाइन विथ हमारा रिसेप्टर, है ना, रिसेप्टर। इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म होगा भाई, हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या होगा बच्चों, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या होगा, एक मैसेज तैयार होगा या फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस तैयार होगी। इसके वजह से हमारा जो मैसेज है हार्मोन से निकल के कहाँ गया, हमारे सेकेंडरी मैसेंजर के पास। किसके पास, सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन थे बच्चों हमारे, कौन से थे, एक तो देखो हमने देखा था कैल्शियम आयंस थे, दूसरा साइक्लिक एएमपी थे, और तीसरा आइनोसिटॉल, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, टीपी लिख देता हूं मैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बोलो या रिस्पॉन्स बोलो, रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद आएगा अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। ऐसे हमारा हार्मोन एक्ट करेगा बच्चों। तो अच्छे से ज़रा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग आगे की और बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स तक खत्म करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे मेजर ग्लैंड्स को खत्म करते, जो कि हम करने ही वाले हैं, ठीक है। मुझको लग रहा था इसमें ही कर लेंगे, क्योंकि बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को भी समझने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड क्या है, थ्रू मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन या फिर सिंपल एक ही इसमें बोल देते हैं ना, इंट्रासेल्युलर। पहला वाला मेम्ब्रेन था, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ही बाहर ही रखा गया, जैसे पिज्जा बॉय को बोला है भाई मैसेज, तुम मैसेज दे दो, पैसा लेके चले जाओ। मतलब अब यहाँ क्या होगा, कुक खुद अंदर आएगा, पिज्जा बना के जाएगा, ठीक है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे हमारा हार्मोन है, हार्मोन क्या करेगा, अपनी हदें लांग कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार करेगा, ठीक है। हदें लांग कर मतलब क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने के बाद में ये एंटर करा न्यूक्लियस में, एंटर्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जैसे ये एंटर करता है वहां से ये इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, इंटरैक्ट्स विद डीएनए, इंटरैक्ट्स विथ डीएनए, है ना। डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। बेटा सेंट्रल डोग्मा सीख लिया आप लोगों ने तुरंत, है ना। देखो जरा, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब सिंपल यहाँ पे जनरेट करेगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर वापस चलते हमारी वाली वो वाली दुनिया में, ठीक है। पहले नोट्स वाली दुनिया से बाहर निकलते थोड़ा, ओके। शायद आप लोग ने ले लिया होगा इसका। अब देखते हैं बच्चों आगे की ओर देखते हैं, है ना। अब देखो सिंपल है, थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ये भी आप लोग के मेरे लिए नोट्स अच्छे से तैयार करके रखे हैं, है ना। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं बच्चों इसमें। कौन से वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सरफेस रिसेप्टर के साथ। फिर इस वजह से एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनिशिएट होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब एक मेटाबॉलिक रिएक्शन इनिशिएट होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड डेरिवेटिव पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, देखो दिख रहा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या हो गया, हमारा हार्मोन कंबाइन हो गया। उसके वजह से क्या जनरेट हुआ बच्चा, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। उस वजह से सेकेंडरी मैसेज का जनरेशन हुआ। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होना मतलब वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर्स का फॉर्मेशन होना, जिसकी वजह से क्या, और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, साइक्लिक एएमपी रह सकते हैं और कैल्शियम आयोन्स रह सकते हैं। और इसी वजह से एक रिस्पॉन्स होता है बच्चों, कौन सा रिस्पॉन्स होता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और उस वजह से जनरेट होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओवेरियन मेम्ब्रेन दिया है बच्चों, अब वहां से एफएसएच हार्मोन आया, रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो गया। अब ये ओवेरियन सेल का मेम्ब्रेन था, है ना, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ से जो सिग्नल तैयार हुआ उस वजह से साइक्लिक एएमपी जनरेट हुआ। साइक्लिक एएमपी ने एक बायोकेमिकल रिस्पांस दिखाया और उस वजह से ओवेरियन ग्रोथ हुई। मतलब ओवेरियन ग्रोथ मतलब यहाँ पे बोलेंगे ना, हमारा ओवम का साइज बढ़ गया। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था, ओवम का साइज बढ़ाना था इसको, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सिंपल है यार, मतलब कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अब यहाँ पे थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हो गया, एंजाइम बना, यही मैंने पूरे की पूरी चीजें बता दी। अब सेकंड है थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, है ना। ये भी मैंने अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया और उसका स्क्रीनशॉट भी शायद मैं भी आप लोग ने ले लिया होगा। यहाँ पे हार्मोन सीधा कहाँ एंटर करता है, सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब देखो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, कौन सी, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये देखते हैं बच्चों, है ना। तो फर्स्ट है हमारी हाइपोथैलेमस, दूसरी वाली है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी है हमारी पीनियल ग्लैंड, चौथी है थायराइड ग्लैंड, उसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, और लास्ट में पैनक्रियास भी देखना है, ओके। तो सबसे पहले भाई मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम देखते हैं कौन सी वाली, हमारा हाइपोथैलेमस देखते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस याद रखना बच्चों, इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसका ओरिजिन पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कभी कभी एमसीक्यूज में, तो ये लिख देता हूं मैं IMP, है। इसका ओरिजिन होता है हमारा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब ये जर्मिनल लेयर होती है बच्चों, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होती है, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। कहाँ पे लोकेटेड होती है बच्चों, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। इसका काम क्या है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखना, मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में तालमेल बनाए रखना, ठीक है।
इट कंट्रोल सिक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भले पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, लेकिन मास्टर का भी बच्चों मास्टर होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है अपना हाइपोथैलेमस, ये याद रखना है। और ये क्या रिलीज करता है बच्चों, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके खुद के भी दो हार्मोन बनाता है बच्चों, ये एक एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है। अब एडीएच आप लोग को लगेगा कि भाई क्या है एडीएच, ये होता है बच्चों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, कौन सा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने, ओके। उसके बाद रिलीज पिट्यूटरी करती है, लेकिन बनाने का काम किसका, हमारे हमारे कौन, हाइपोथैलेमस बबुआ का, ठीक है। एक अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये हार्मोन मीन्स ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, ठीक है। देखो बच्चों, ये है हमारी मेन पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस रखा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ही देख लो बच्चों, इधर पे होते हैं दो पार्ट्स, एक तो होता है हमारा एंटेरियर लोब, ये वाला पार्ट, और एक होता है पोस्टीरियर लोब, मतलब ये वाला पार्ट, है ना। एंटेरियर लोब अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, पोस्टीरियर लोब अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, और इनके कौन से हार्मोन्स है ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है। पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे पहले याद क्या रखोगे बच्चों, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, एक वटाने जितनी, मतलब मटर के दाने की जितनी बड़ी होती है। फिर ये याद रखना है कि भाई ये रेडिश ग्रे है। उसके बाद यहाँ पे हाइपोथैलेमस से ये अटैच्ड है, किसकी मदद से, इनफंडिब्यूलम की मदद से। किसकी मदद से अटैच्ड है बच्चों, इनफंडिब्यूलम की मदद से ये अटैच्ड है। उसके बाद देखो हमारे स्कल मतलब क्रेनियम में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से बता देता हूँ मैं, देखो एक ऐसा डिप्रेशन होता है और उसके अंदर ऐसी पिट्यूटरी रखी होती है। मान लो ये ऊपर मेरा कड़ा वाला रीजन है ना, वो हाइपोथैलेमस है और इसके अंदर ऐसी पिट्यूटरी रखी होती है, ये आप लोग को याद रखना है। और यही डिप्रेशन को सेला टर्सिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सेला टर्सिका। एक बोनी डिप्रेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है, बोनी डिप्रेशन। चाहिए ना, कुछ तो रखने के लिए चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, ये एक बोनी डिप्रेशन होता है और इसका काम क्या, अरे हाँ पेन ले लिया ना, हाँ, इसका काम क्या होता है। अभी देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, दो। सबसे पहले एंटेरियर लोब, है कि नहीं, एंटेरियर लोब को ही हम बोलते हैं बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को ही हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ओके। एंटेरियर लोब को क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके हार्मोन्स देख लेते हैं बच्चों। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या क्या रिलीज करता है, सबसे पहले ये रिलीज करेगा हमारा ग्रोथ हार्मोन, है ना। उसके बाद ये रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद ये रिलीज करेगा एड्रिनल ग्लैंड का ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद ये एक और हार्मोन रिलीज करेगा बच्चों, है ना। अच्छे से ध्यान रख लो, ये पेन एक तो ऐसी अलग तरीके से चल रहा है, मतलब दिमाग खराब हो रहा है देख के, है कि नहीं। उसके बाद ये रिलीज करेगा बच्चा हमारा प्रोलैक्टिन, ओके। क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन। और लास्ट में ये रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन्स, है ना, गोनाडोट्रोपिन्स, है कि नहीं। ये कुछ हार्मोन्स है जो ये रिलीज करेगा, वैसे दिखने वाले नहीं है अभी ये, तो आपको मैं यहाँ इस वाले पेन से लिखा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा भाई, ये ग्रोथ हार्मोन, इसको हम GH बोलेंगे। सोमैटोट्रोपिन भी बोला जाता है बच्चों इसको। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन।
लैक्टेन, प्रोलैक्टिन, और उसके बाद गोनैडोट्रोपिन, है ना, कौन सा, गोनैडोट्रोपिन, ये कुछ हार्मोन्स ये रिलीज करने वाला है बच्चों। तो फटाक से देखो, अब न्यूरोहाइपोफाइसिस देखो, डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन, डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन, ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है बच्चों, है ना, ये कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, बस इसका काम होता है रिलीजेस हार्मोन्स, जो मतलब स्टोर करेगा हार्मोन और उसको रिलीज करेगा। रिलीजेस क्या रिलीज करता है, दो हार्मोन, ADH, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, ये ADH, इसी को बच्चों हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, है ना, कौन सा हार्मोन होता है ये, वैसोप्रेसिन। और एक और होता है बच्चों सेकेंड, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से याद रखना है कि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता मींस न्यूरोहाइपोफाइसिस बस रिलीज करता है, एडिनोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज भी करता है। अब एडिनोहाइपोफाइसिस के पास ऐसी क्या चीज होती है कि ये सिंथेसाइज करता है बच्चों, इसके पास होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। क्या होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और ये रिलीज क्या कर देता है अपना, इसके पास एक पोर्टल सिस्टम होता है बच्चों, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। आप लोगों को दिखा देता हूं, लगे तो मैं यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पोर्टल सिस्टम लिखा है मैंने, देखो, अरे पूरा ही मूव हो गया था, हाँ दिख रहा है ना, ये नीचे ये वाला रीजन, ये वाला रीजन में भी आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये इसी के थ्रू यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है सब, ठीक है, ये एक बात अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अब देखते हैं बच्चों हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स देखेंगे एक बार बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ तक शायद आप लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा काम। अब देखते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उसके लिए हम लोग जाएंगे एसबी बोर्ड पे अपने, ठीक है। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके पास दो लोब्स होते हैं, जस्ट अभी अभी सीखा है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बच्चों, इसको बोला जाता है सबसे पहले मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड। पहले तो हम लोग ने देख ली कि ये सिंपल सी बात है, ये कंट्रोल में किसके होती है, हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो इसमें सबसे पहला देख रहे हैं बच्चों हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या देखते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, एक्चुअली इसके तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके होते हैं 3 पार्ट्स। तो सिंपल ऐसे लिख देंगे अपन, 1 2 3, ठीक है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के बच्चों होते हैं कितने पार्ट्स, इसके होते हैं 3 पार्ट्स। अब ये जो तीन पार्ट्स है बच्चों, इसमें से पहला आता है पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, और लास्ट आएगा बच्चों पार्स ट्यूबर आलिस। कौन आलिस, ट्यूबर आलिस। तो देखो कितने, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरालिस। नहीं याद होता है तो याद रखना DIT, है ना, है कि नहीं। DIT मतलब डिस्टालिस इंटरमीडिया ट्यूबरालिस, तो डिट याद रख लो, है ना, है कि नहीं।
ये याद रख लो अच्छे से। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे ही हमारा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके भी कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं बच्चों, है ना। इसके भी लगभग 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस देखते हैं अभी, है ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस है क्या, है कि नहीं। न्यूरो हाइपोफाइसिस देखते हैं बच्चों, तो इसके भी लगभग 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स नर्वोसा, इन्फंडिब्युलम एंड मीडियन एमिनेंस। तो यहां कितने हैं, पार्स नर्वोसा, फिर मीडियन एमिनेंस और नेक्स्ट हमारा इन्फंडिब्यूलम। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हॉर्मोन्स, इनके हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे हार्मोनल सिस्टम को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय गुड लक। और उसी के साथ इस चैप्टर मतलब इन हॉर्मोन्स के पूरे डिसऑर्डर्स भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे सेशन में नेक्स्ट टाइम। अगर समझ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।